नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए जो निबंध हमारे रह गए थे उनमें से एक निबंध आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतेंदु का जो भारतवर्ष नदी कैसे हो सकती है इस निबंध का सारांश रूप में संक्षिप्त में परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए 2-4 निबंध रह गए थे। मुझे लगता है विवेक की राय का एक निबंध हमारा रह गया था, उसके बाद शिव मूर्ति एक हमारा निबंध रह गया है और भारतेंदु की 2 निबंध। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी निबंधों को पूरा करने वाले हैं। कुछ निबंध मुझे मिले हैं, इसलिए ये निबंध की जो इकाई है वह समाप्त की जाएगी और उसके बाद निबंध के भी जो नोट्स है PDF रूप में मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए भारतवर्ष नदी कैसे हो सकती है ये निबंध देखते हैं। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है और भारतेंदु ने जो अंग्रेज शासन जब था भारत में तब की जो स्थिति है इसमें वर्णित की है। लोगों की, समाज की या तत्कालीन जो लोगों की व्यवस्था कैसी थी, उनकी नीति कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया हुआ है। ठीक है, तो भारतेंदु का ये निबंध हम शुरू करेंगे। लेखक ने इस निबंध के शुरुआत में ही ऐसा कहा है कि हमारे अभागे भारत देश में जो लोग हैं वो बहुत ही आलसी है, यानी आलसी मनोवर्ती के लोग हैं और इनके लिए कुछ कहा जाए। सब लोग बलिया नगर में बड़े उत्साह से एकत्रित हुए हैं। बनारस जैसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता और बलिया में जो कुछ हमने देखा वह प्रशंसा योग्य है, ऐसा लेखक कहते हैं। और लेखक का एक मानना है कि तत्कालीन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, रॉबर्ट साहब, जो बहादुर कलेक्टर है, तो समाज में ऐसा ही होने वाला है। आलसी प्रवृत्ति के लोग निर्माण होंगे और बहुत सारे लोग जो अपनी मनोवर्ती को बदलना ही नहीं चाहते, गुलामगिरी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसी तरह इन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट जैसे अधिकारी हमारे यहाँ पर कलेक्टर हैं तो समाज में ऐसा ही होने वाला है। जिस देश में या जिस काल में ईश्वर ने अकबर को जन्म दिया उसी में अबुल फजल, बीरबल, तोरड़मल को भी उत्पन्न किया है। यहाँ रॉबर्ट का जो उदाहरण दिया है, यानी रॉबर्ट साहब अकबर है ऐसा उन्होंने कहा है। और जो मुंशी चतुर्भुज साहब है, मुंशी बिहारी साहब है, आदि अबुल फजल या तोरड़मल है। यानी उन्होंने उदाहरण देकर, जैसे बीरबल, अकबर, इनके उदाहरण देकर तत्कालीन समय के जो अधिकारी है उनसे इनकी तुलना की है। लेखक ने हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी जैसे है ऐसा कहा है, यानी हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी के जो डिब्बे हैं उसी तरह इन्होंने कहने का प्रयास किया है। और उसमें कहा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि जो रेल के डिब्बे में होता है या रेल के डिब्बे में जो व्यवस्था होती है उसी तरह गाड़ी तो बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े महसूल इस ट्रेन में ही जाते हैं या लगे हुए हैं, पर बिना इंजन पर ये जो रेलवे है या रेल है चल नहीं सकती हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला जो इंजन है वह चाहिए। वह इंजन अब या तत्कालीन समय में जो अंग्रेज सरकारी अधिकारी थे वह इंजन के रूप में काम कर रहे थे और जैसे जैसे डब्बों को वह वहाँ से हकाल रहे थे या हाँकते हुए ले जा रहे थे या ओढ़ते हुए ले जा रहे थे। हिंदुस्तानी जो लोग हैं वह डब्बे की तरह है, रेल के डब्बे की तरह, और तत्कालीन जो अंग्रेज़ी अधिकारी है वह इंजन की तरह लोगों को चलाने का काम करते हैं। तो वे क्या नहीं कर सकते, यानी एक आशावादी दृष्टिकोण भी यहाँ भारतेंदु ने दिया है कि अगर हमारे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला है या अच्छा है या बुरा जो कुछ है तो ये लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग का जो बल है वह भी देखिए, ऐसा भारतेंदु ने कहा है कि इनको चुप रहने को बोलिए, फिर हनुमान जी जैसा बल इनको याद आता है। यानी जैसे ही इनको कुछ करने को कहा जाए तो इनके अंदर इतनी शक्ति जागृत होती है कि न करने को कहा जाए तो वो तुरंत कर बैठते हैं। और इनको बल कौन याद दिलाए, यानी
लेखक ने यहाँ कहा कि लोगों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, लेकिन हनुमान जी को जिस तरह समुद्र पार करने की जो शक्ति याद करके दी थी, उनके अंदर पहले से वह शक्ति थी, लेकिन याद करने के बाद उनको ये आभास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शक्ति का प्रयोग किया। उसी तरह हमारे हिंदुस्तानी लोगों के शक्ति का प्रयोग भी वे करेंगे, लेकिन उनको ये याद कौन दिलाएगा, ऐसा प्रश्न चिन्ह यहाँ भारतेंदु ने लगाया हुआ है। हिंदुस्तानी तत्कालीन समय के जो राजे महाराजे, नवाब, रईस, जो अमीर हकीम या जो कुछ लोग थे, और राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन या अपनी झूठी गपशप या शानो शौकत या जो कुछ उनके काम थे, उन सभी कामों से इनको फुर्सत नहीं मिलती थी। हाकिमों को सरकारी कामों से फुर्सत नहीं है, कुछ जो घोड़दौड़ या थिएटर में अपना समय गंवाते हैं और कुछ समय बचता है तो ये लोग गप्पे लड़ाते हैं और हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय क्यों बर्बाद करेंगे, ऐसी इनकी सोच है। यानी यहाँ पर भारतेंदु ने व्यंग्य किया है वहाँ के या तत्कालीन समय के राजा महाराजों के ऊपर, जो अपनी झूठी शान या अपनी शान और शौकत में इतने बिजी रहते हैं कि उनको गरीब जनता या समाज की तरफ देखने के लिए समय ही नहीं है, और ये सोचते हैं कि हम अपनी या हम अपना समय इनके बीच या इनके बारे में सोचकर क्यों गवाए, ऐसा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर जो भारतेंदु ने उपस्थित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भारतेंदु ने शेर भी कहा है, तुम्हें गैरों से क्या फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, चलो बस अब हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली, न हम खाली न तुम खाली। यानी लेखक ने यहाँ बताया है कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, और फुर्सत है तो भी हमारे अपने कामों के लिए है। लेखक ने आगे एक कथा बताई है जिसमें 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। यानी समाज या जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह एक के वर्चस्व के ऊपर एक अपना वर्चस्व सिद्ध करता हुआ, स्थापित या सत्ता करता हुआ दिखाई देता है। उसमें 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। ऊपर वाला जो मेंढक है वह कहता है कि जोक शौक, ऊपर वाला क्या कहता है, जोक शौक। बीच वाला जो है, जो उसके नीचे, ऊपर वाले के उसके नीचे बैठा हुआ है, वह कहता है कि गम सम। और सबसे नीचे वाला जो वहाँ पर बैठा हुआ है वह पुकारता है कि गए हम, यानी इनके सत्ता के नीचे दब कर, जो यहाँ पर एक शासन व्यवस्था या समाज की जो 3 वर्गों में बांटी गई व्यवस्था है उसका वर्णन किया है। ऊपर वाले जो जोक शौक करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, शानो शौकत से आराम से जीवन बिताते हैं, उनको नीचे वाले वर्ग की तरफ देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और बीचे वाले थोड़े गम सम में रहते हैं, उनको खुशी भी है और दुख भी है, और उनके नीचे जो वर्ग रहता है वह सब गम में रहता है, गए हम, यानी दबा जाता है, कुचला जाता है। इस तरह मेंढक का उदाहरण देते हुए भारतेंदु ने समाज व्यवस्था का चित्रण किया हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे जो भारतेंदु कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी की जो या हिंदुस्तानी प्रजा की जो दशा है इसी तरह है। पहले भी जब यहाँ पर आर्य आकर गए थे, यानी भारत पर पहले आर्य आए, आर्य लोग हिंदुस्तान में जब आए, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम सौंपा गया था कि देश में नाना प्रकार की जो विद्याएं हैं या नीति का प्रचार प्रसार करे, यानी देश की जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए तत्कालीन समय में जो ये राजा और ब्राह्मणों को ये कार्य सौंपा गया था। पर इन लोगों के निकम्मेपन के कारण, लेखक ने कहा है कि इन लोगों के निकम्मेपन के कारण यह नहीं हो सका। हिंदुस्तान की जो प्रगति है प्रतिदिन होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी। लेखक कहते कि हम ये नहीं समझते कि इन लोगों को लाज भी क्यों नहीं आती,
यानी यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इन लोगों को शर्म भी क्यों नहीं आती। उस समय उनके पुरखों के पास कोई सामान, साधन या कोई सामग्री या साधन व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जंगल में पत्ते और मिट्टी, यानी तत्कालीन से या पुराने में या पौराणिक समय में इनके पुरखों के पास कुछ भी साधन व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी सामग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने अनुसंधान किए, कार्य किए और पत्ती और जो मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से ताराग्रह, यानी जो दूरबीन का काम होता है, वह देखने का काम इन्होंने उसी गति से किया है जैसे आज हम कर रहे हैं। यानी लेखक का कहने का अर्थ है कि अभी तो वर्तमान में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, साधन उपलब्ध है, फिर भी लोग अनुसंधान नहीं करते, अपना जो काम अच्छी तरह नहीं करते। लेकिन इनके पुरखों ने अच्छा काम किया था। अभी लोगों में आलसी मनोवृत्ति ज़्यादा हो गई है। वो कहते कि अभी वर्तमान में यहाँ पर 16 लाख लगान विलायत में लगान, यानी 16 लाख रुपए देकर विलायत से खरीदी गई जो दूरबीन हम मंगवा रहे हैं, इनसे उन ग्रहों को वेद करने की जो गति आती है, जो इनके पुरखों की ही है। लेखक का कहने का अर्थ है कि बहुत सारी लाखों पुस्तकें हमारे पास अभी उपलब्ध है अंग्रेज़ी में, और बहुत सारी सामग्री भी उपलब्ध है, यंत्र भी उपलब्ध है, फिर भी हम क्या बना रहे हैं? नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी। यानी क्या हासिल कर रहे हैं हम, क्या अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा व्यंग्य यहाँ पर भारतेंदु ने तत्कालीन समाज व्यवस्था पर या लोगों पर किया है, जो आज भी समकालीन रूप में लागू होता है। और लेखक ने यहाँ पर समकालीन हिंदुस्तानी लोगों के कार्यों पर व्यंग्य किया हुआ है। अब देश की उन्नति तेज़ी से दौड़ रही है। अमेरिकन हो, अंग्रेज़, फ्रांसीस, तुर्की या आदि जो कुछ देश है, सभी चीनी हो, सभी देशों की उन्नति दौड़ रही है। और इस तेज़ी से दौड़ती हुई स्पर्धा में हम कहाँ पर हैं? सबके मन में, अर्थात सभी देश के मन में पहली हम उन्नति करेंगे, यह जो बात है बैठ गई है। हर किसी को लगता है कि हम पहले उन्नति करेंगे, हम पहले उन्नति करेंगे। सबके मन में यही बात बैठी हुई है। सब रेस में लग गए, किसके? उन्नति के रेस में लग गए हैं। और जापानी अपने घोड़ों को हाँपते हुए भी दौड़ा रहे हैं। यानी जापान की स्थिति ऐसी है कि उनके पास इतना मनुष्यबल नहीं है, उतनी साधन व्यवस्था नहीं है, फिर भी वे अपने घोड़ों को हाँपते हुए दौड़ा रहे हैं, यानी प्रगति कर रहे हैं। और हमारे पास सब कुछ होकर भी हम चुपचाप देख रहे हैं। और इसीलिए भारतेंदु कहते हैं कि आपको चुपचाप बैठना नहीं है, इसी दौड़ में लग जाना है। और अगर पीछे रह गए, यानी अब इस दौड़ में अगर आप पीछे रह गए, तो बाद में यह मौका आपको मिलने वाला नहीं है। लूट की इस बरसात में भी सिर पर कमभक्ति का जो छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी जो बंधी रही है, उसे निकालना है। और इस ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए अगर हम इस बंधी हुई पट्टी को निकाल कर फेंक नहीं देते। ठीक है, इसे निकाल कर फेंकना है और इस दौड़ में शामिल होना है और आगे बढ़ने के लिए कार्य करना है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या कार्य करना है, ये भी भारतेंदु जी बताते हैं। उनके एक जो मित्र थे और उन मित्र ने उनको कहा था कि इस विषय पर, यानी हिंदुस्तान की जो उन्नति या विकास किस तरह हो सकता है, कैसे हो सकती है उन्नति, इसके बारे में आपका कुछ क्या विचार है या आपका क्या कहना है। इस पर कहने के लिए जब लेखक को कहा गया था, तो लेखक कहते हैं कि भला मैं क्या कह सकता हूँ, यानी अकेला मैं इस विषय पर क्या कह सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। हर कोई कहता है कि मनुष्य जन्म बहुत योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर कोई ये कहता है, जैसे लेखक ने भी कहा है। और इस दुर्लभ जन्म का उपयोग
कैसे करना है, जिसे मिला उस पर गुरु कृपा हो गई ऐसा समझना है। उस पर ये अनुकूलता कि इतना सारा सामान पाकर भी, सामान का अर्थ यहाँ पर है कि सामग्री, सुख सुविधा, साधन पाकर भी हम कुछ क्यों नहीं करते। यानी मनुष्य इस संसार में पार लगाने के लिए भला कुछ क्यों नहीं करता, जैसे आया वैसे ही चला क्यों जाता है। यानी यहाँ पर कहना है कि इसको आत्महत्या कहना चाहिए, या कहने का अर्थ ये है कि लेखक ने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्या इसे आत्महत्या कहना चाहिए। यानी वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। यानी का अर्थ है कि हम पर ईश्वर का कोप हुआ है क्या, हम इतने आलसी क्यों बन गए हैं, इतने शांत क्यों बन गए, हम पर ईश्वर का कोप हो गया है क्या, हम उन्नति क्यों न कर सके। लेखक ने कहा कि यह स्थिति उस स्त्री के जैसी या उस अभागे स्त्री जैसी हो चली है जो प्यारे परदेशी पति के बहुत दिन घर आने पर भी लाज से, या जो घूंघट ओढ़कर लाज से उसका मुख भी देख नहीं पाती। यानी वह अभागी है, कितने दिनों से अपने जो पति परमेश्वर का दर्शन करने के लिए लालायित रहती है, अगर वो आता है तो वह लाज से या शर्माते हुए उनका मुख भी देख नहीं पाती। उस तरह हमारी या हमारे हिंदुस्तान की स्थिति अब हो गई है। और वह तो कल, यानी उस स्त्री का पति कल परदेश चला जाएगा, अगर चला गया तो फिर वही स्थिति उन पर आने वाली है। उसी तरह आज हिंदुस्तान की भी स्थिति वैसी ही हो गई है। लेखक कहते कि वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम बन बैठे हैं, यानी अंग्रेज जब तक यहाँ पर है, यानी अंग्रेज शासन जब तक है तब तक हम कैसे हैं, एक मेंढक की तरह है। इस तरह हमारी स्थिति हो गई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पेट के धंधे की वजह से छुट्टी नहीं मिलती, यानी बहानेबाजी भी हमारे समाज में बहुत चलती है। अगर उन्नति नहीं करना है तो बहुत सारे ये भी कहते हैं कि हमें पेट के कामों से या पेट के वजह से छुट्टी नहीं मिलती, यानी हमारी ज़रूरतें पूरी करने के कारण हमें छुट्टी ही नहीं मिलती कि हम समाज की उन्नति कर सके। हम क्या उन्नति करेंगे, ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। जिसका पेट भरा रहता है उसको दूसरी बातें सूझती है, यानी ऐसे भी बातें कहने वाले लोग बहुत सारे हैं कि जिसकी ज़रूरतें पूरी होती है वही समाज सेवा के बारे में सोचता है। लेकिन लेखक का विचार थोड़ा सा अलग है। वे कहते हैं उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ कर दिया। यानी थोड़ी बहुत भी अगर देश भक्ति या देश की उन्नति की इच्छा अगर मन में है तो थोड़ा बहुत समय निकालकर एक हाथ से अपना पेट भरना है और एक हाथ से उन्नति के रास्ते में आने वाले जो कांटे हैं उसको साफ करना है। यानी कहने का अर्थ है कि थोड़ा बहुत हम समय निकालकर देश की उन्नति के लिए लगा सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, गाड़ीवान, मजदूर ये नहीं है, या सिर्फ वो भारत में ही है, भारत में ही किसान है, मजदूर है या गाड़ीवान है। ऐसा लगता है कि हर देश में गाड़ीवान है, मजदूर है, किसान है, खेत वाले हैं। किसी देश में सभी के पेट भरे नहीं होते। यानी हर देश में एक समाज ऐसा होता है कि जो गरीब रहता है, कोई एक समाज ऐसा होता है कि जो अमीर होता है। हर देश में कुछ न कुछ कम ज़्यादा होता है। वहाँ पर भी है, हमारे इधर भी है, मजदूर है, किसान है, जिनके पेट भरे नहीं होते, वे भूखे होते हैं, अर्थात वे गरीब होते हैं। और किंतु ये लोग जहाँ जो काम मिलता है वे करने के लिए लालायित रहते हैं या काम करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इनको अपनी प्रतिष्ठा, इनको अपनी झूठी शान ज़्यादा प्यारी है और जो कुछ मिलता है वह काम करने के बजाय मुझे यही चाहिए, यह लेकर बैठ जाते हैं और उसमें अपना सारा काम या सारा समय गवाते हैं। ठीक है, जैसे वे जो लोग हैं, जैसा जो काम मिलता है उसी काम में अपनी और अपने देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो किसान अपने खेत में जो अनाज उपजने की कोशिश करता है या उपजने के बारे में सोचता है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, यानी पेपर पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है क्या?
यानी भारतेंदु ने ऐसा प्रश्न किया है, यहाँ पर ऐसा होता है क्या? और हमारे यहाँ पर ड्राइवर मालिक के उतर जाने के बाद गप्पे लड़ाता है, यानी खाली समय गंवाते हैं। लेखक का कहने का अर्थ इतना ही है कि एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना वे काम पे लग जाते हैं। जो कुछ काम मिलता है उसमें काम वे करते हैं। लेकिन हमारे भारत में अगर कुछ समय मिल गया तो वह सिर्फ खाली ही वे निकालते हैं या गवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विदेश में लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ के लोग आलसी वर्ती के हैं, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। यानी सभी लोगों को न कहते हुए उन्होंने ऐसे लोगों को कहा है कि जो खाली समय गंवाते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ लोगों को जितना निकम्मापन, जितना खालीपन उतना ही बड़ा माना जाता है। यानी जितना इनको खाली समय निकम्मापन के लिए मिलता है वही इनके लिए बड़ी बात है। हमारे देश में चारों ओर नज़र उठाकर देखने से या देखिए बिना काम करने वालों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। अगर भारतेंदु आज होते तो शायद वे इस तरह लिखते कि आज भी पढ़े लिखे बेरोज़गार इतने हैं कि नौकरी न मिलने पर वैसे ही बैठ जाते हैं, कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये सवाल है, आज भी भारतेंदु का ये निबंध यहाँ लागू होता है। रोज़गार कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि चारों ओर देश में दरिद्रता फैली हुई है। अमीर जो है वे अपने कामों से उनको फुर्सत नहीं है, गरीबों को अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है और देश की उन्नति के बारे में कौन सोचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू कपड़ों में अपने अंग को छुपाया जाती है। वही दशा अब हिंदुस्तान की हो गई है, ऐसा भारतेंदु ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, तो ये भारतेंदु का निबंध बहुत बड़ा है। इसको हम थोड़ा सा 2 भागों में विभक्त करने वाले हैं। इस भाग में हमने भारतेंदु ने निबंध में लोगों की मनोवृत्ति के बारे में कहा है, ये देखा है। अगले वीडियो में हम भारतेंदु इस पर क्या उपाय देते हैं, लोगों को क्या सलाह देते हैं, क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।